सॉन्ग को वायरल कराना है, किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है विद इन्फ्लुएंसर? पहुंचाना पड़ता है गाना। हर गाना मेरा आपा फेर मिलांगे नहीं बन सकता। कई गाने ऐसे भी हैं जिसके लिए हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे अभी मेरा गाना आ रहा है, कुछ ऐसा एक इंसिडेंट कि तभी हम ड्रास्टिक सेकंड वर्जन अपने पे चले जाते हैं। शॉकिंग चीज तो ये थी मेरे लिए कि बॉलीवुड वाले मेरा गाना डाल रहे थे, अपार शक्ति पाजी, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट भी किया। हिट सॉन्ग है, वायरल हो गया, रॉयल्टी अमाउंट क्या एक्सपेक्ट होती है कि इतना आता होगा? Spotify से अगर आपके 1 मिलियन स्ट्रीम है और आई थिंक उसका आपको सॉन्ग्स, इसको आप लीगली या कॉपीराइट से बचाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? IPRS करके मतलब मैनेजमेंट बनी हुई है, जितने भी आपके कॉपीराइट्स होते हैं तो वो उसके साथ हमें रॉयल्टीज कवर करके देते हैं। एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ गाने गाने का मौका मिले, उस बंदे के साथ जिसने भी काम किया वो भी आप देख सकते हो पीक पे ही है। बिग बॉस से भी ऑफर आया था। हाँ जी, ये कुछ ज़्यादा ही चला गया। वो मेरे से ये पूछना चाहते थे इंटरनली कि मैं कंट्रोवर्सीज में हूँ कि नहीं। बिग बॉस में देखा उनको TRP चाहिए। जितने भी अब तक हमने सॉन्ग्स गाए हैं उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग वो कौन सा है? हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। और आज का ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज़ आज जो हमारे साथ में पंजाबी सिंगर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इनके सॉन्ग्स ने हमको बहुत ज़्यादा क्रेज़ी बना के रखा हुआ है। और आज हम इनसे बहुत सारी चीज़ें सुनने तो वाले ही हैं, बट आज इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछने भी वाले हैं, जानने वाले हैं और हमारी सारी ऑडियंस को बताने वाले हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने अब तक नहीं सुनी है। वेलकम भाई, वेलकम ऑन द शो। कैसा लग रहा है आपको जयपुर में आके, हमारे स्टूडियो में आके? एक्चुअली बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं जयपुर साइड। अदरवाइज पंजाब से सीधा न्यूजीलैंड से पंजाब, यही होता था। अपने इस पॉडकास्ट की स्टार्टिंग ऐसे करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हम बार बार मिलते रहें, बट जो आपका एक सॉन्ग है आपा फिर मिलांगे, एंड दैट इज़ मेकिंग एवरीबडी क्रेजी। और हम सबकी और मेरी पूरी टीम की डिमांड है कि उसकी कुछ लाइंस, वट एवर यू फील, हाँ जी, जितना भी, वो एक बार अगर आप गा के सुना दें लाइव। हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। मैं फुल बनना तू तारा सजना, कल्ला ते कवारा सजना, मिलना चाहूं दोबारा सजना, फेर ना ला दी लारा सजना, मिट्टी दा बन ढेर मिलांगे। हाय नी आपां फेर मिलांगे, कदे ना कदे फेर मिलांगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपकी जो जर्नी की स्टार्टिंग रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, प्लस आपका जो सफ़र रहा है जो चंडीगढ़ से आपका अमृतसर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से देन न्यूजीलैंड, पूरी सारी चीज़, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। एक्चुअल में मैं, जैसे मेरा होम टाउन तो अमृतसर ही है। चंडीगढ़ मैंने स्टडी की थी चितकारा यूनिवर्सिटी, अच्छा, उसमें BBA की थी मैंने। एंड आफ्टर दैट मैंने एक जॉब भी की है डिकैथलॉन में। अच्छा, हाँ, वहाँ पे मैंने काफ़ी 1 साल काम किया आई थिंक। एंड उसके बाद जैसे होता है ना कि लाइक पंजाब में कल्चर ही है, बाहर जाना क्रेज़ होता है। तो मेरा भी वैसा ही था कि चलो चलते हैं, कुछ करते हैं। ये अपनी, जैसे हर किसी का सपना होता है कि अपने पैरों पे स्टैंड होना। बिल्कुल। तो वही चीज़ थी, माइंड में चलती थी। ठीक है, जॉब भी थी स्टिल, फिर भी दिमाग में चीज़ें बड़ी थी, तो उसके लिए फिर बाहर की ऑप्शन बेटर रही। तो वहाँ पे जाके मैंने अपना काम किया स्टार्ट, और न्यूजीलैंड में भी बिज़नेस किए स्टार्ट। बस वहाँ पे जाके फिर गाने कैसे बनने शुरू हो गए पता नहीं चला। तो कुछ कभी थॉट दिया था इस मैटर में कि इस सेक्टर में आना है, या एकदम से कैसे ड्रास्टिक? नहीं, एकदम नहीं आया। वैसे चक्कर ये था कि मैं स्कूल टाइम से थोड़ा बहुत गाता था। अच्छा, लिखता भी था और गाता भी था, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करता रहा, लेकिन होता ना कि प्रोफेशनली नहीं कर रहा था। और ये गाना जो आपा फेर मिलांगे, ये भी कोई प्रोफेशनली शूट नहीं किया था हमने स्टार्टिंग में। ये मैंने एक गाड़ी में बैठ के जस्ट 2 लाइंस बना के डाली थी, और वो पता ही नहीं चला कब वायरल होगी। लेकिन टिकटॉक पे डाली थी तब वायरल नहीं हुई। जब इंस्टाग्राम पे मैं नया ही आया था, अभी मेरे मैक्सिमम 2000-3000 फॉलोअर थे, और 18K तक मुश्किल से आए थे। अच्छा। एंड उसके बाद मैंने गाना डाला तो पता ही नहीं लगा कैसे बूस्ट कर गया। रील्स पे अच्छा चला,
तो वायरल होने के बाद तो फिर कंपनीज़ के फ़ोन एंड ऑल बाद में, और एक तेरे नाल प्यार माए सॉन्ग था जो मेरा, उसमें भी यही चीज़ हुई, वो भी वायरल हुआ, वो भी कंपनीज़ ने फ़ोन करने शुरू कर दिए। तो बाद में मेरा यार आ गया, फिर अभी रिसेंटली जो मैंने अपार शक्ति बाजी को गाना दिया था ज़रूर, हाँ, yes. वो भी ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी आगे मेरा और भी आ रहे हैं प्रोजेक्ट्स, काफ़ी आ रहे हैं। एक सहेली गाना आ रहा है, अच्छा वो सुल्तान पाजी के साथ आ रहा है। जब आपने लाइक सिंगिंग में एंट्री करने की स्टार्ट करा आपने कि भैया मेरे को करना है, सो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट सिस्टम, या पेरेंट्स, क्योंकि होता है भाई हमारे इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट हो जाता है, तो कितना सपोर्ट मिला था पेरेंट्स से? स्टार्टिंग में एक्चुअली मेरी मदर पता नहीं क्यों बट वो सपोर्ट करते थे थोड़ा बहुत। अच्छा, उनको ये था कि चलो इसका शौक़ है पूरा करने, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी ऐसा था कि जो मेरा दिल किया वो मैंने किया, कि अगर मैंने जैसे होता है ना मार्शल आर्ट भी किया, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्केटिंग, हर चीज़ बचपन से ही क्रेजी था कि हाँ ये चीज़ करनी है तो करनी है। राइट। तो मॉम मेरे ऑलवेज मतलब हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करते थे, पापा से गालियाँ भी खा लेते थे कि यार मांग रहा है कुछ, फिर क्या ला दो, उसका दिल कर रहा है। तो ऐसे ही मदर ने सपोर्ट किया, और फादर थोड़े स्ट्रिक्ट थे, पुलिस में थे, सो थोड़ा बहुत फादर करते थे, पता नहीं क्या करना है इसने, बनना कुछ क्या करना है, कि बेकार पैसे फालतू बेकार करते रहता है पैसों के साथ। एंड उसके बाद पेरेंट्स को तब लगा जब मैंने बाहर जाके फ़ोटोग्राफी के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। अच्छा, हाँ, पहले मैंने एज ए फ़ोटोग्राफ़र काम किया, फिर एज ए वीडियोग्राफ़र किया, फिर देन अपना कैफ़े लिया। उसके बाद गाने चल रहे थे बीच बीच में, लेकिन जब ये वायरल हुआ तब मेरे फादर को लगा कि हाँ लड़का कुछ कर रहा है। तो वो अब प्रॉपर सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। लाइक अगर मुझे कुछ नहीं भी चाहिए वो पूछते हैं कि इस चीज़ के लिए तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। तो अब प्रॉपर सपोर्ट चल रही है उनके साथ, अच्छी है। जैसे अभी आपने इतनी सारी चीज़ें बोली ना भाई, तो क्या होता है आजकल की जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो एक चीज़ करती है, नहीं हो रहा तो वो डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी इशूज़ एंड ऑल। बट जैसे आपने बोला मैंने फोटोग्राफी भी करी, मैंने जॉब तो ऐसे बहुत की मैंने, जॉब्स करे आपने। सो एक वो जो स्ट्रगल है पूरी आपकी, एक जो जर्नी है, वो मैं चाहता हूँ कि बिकॉज आप एक यूथ आइकन है, बहुत सारे लोग आपको ना देख के इंस्पायर होते हैं, है ना, देखना चाहते हैं आपको, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो आप लोगों को बताइए कि दैट किस तरीके की आपकी स्ट्रगल है, बिकॉज वो उनके लिए शायद आई थिंक हेल्पफुल होगा। हाँ जी, नहीं स्ट्रगल देखो, मैंने तो स्टार्टिंग से ये चीज़ सोची थी कि कुछ भी करना है, जैसे हम बाहर जाते हैं ना, राइट, तो पता होता है कि बाहर जाके काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है। वो तो है नहीं कि बाहर पेरेंट्स हैं और खाना बना के देंगे, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, ग्राउंड लेवल से ही करनी पड़ती है। तो बस वहाँ से ही ये सीख मिली कि अब पापा का पैसा नहीं मिलेगा, अब खुद कमाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जो जॉब्स मिलती थी उस टाइम पे, जैसे स्टार्टिंग पहली जॉब मेरी थी जो वो एक डॉग फूड फैक्ट्री में थी, और जो होता है ना पेडिग्री वगैरह होती है, हाँ, उसकी पैकिंग थी। एंड सेकंड जॉब मेरी थी किचन हैंड की। हाँ, फिर मैंने किचन हैंड की जॉब वो भी इसलिए किचन हैंड की क्योंकि किचन हैंड की ऑप्शन ये होती थी, खाना मिल जाता था बना बनाया। रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, वहाँ पे जो होता था शेफ़ वगैरह, उसने हमें खाना बना के भी दे देना और पैसे मिल जाने। बिल्कुल। और उसके साथ ही मैं एक और जॉब करता था, चॉकलेट मेकिंग फैक्ट्री थी। अच्छा। और उसमें मैं जॉब करता था वहाँ पे जो होते ना लाइक मिक्सचर वगैरह करने में, उसमें हेल्प करता था। देन आफ्टर दैट ईयर बाय ईयर मैंने जॉब्स चेंज करता रहा, जैसे सिक्योरिटी भी की, देन पिज़्ज़ा में भी किया काम। अच्छा, सिक्योरिटी भी, हाँ, हर चीज़ की वहाँ पे जो चीज़ें हम यहाँ नहीं करते ना, वो वहाँ कर सकते, वो वहाँ करते हैं, यहाँ पे भी सकते हैं। रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमें शर्म आती है, राइट, और वहाँ पे हमें कोई देखने वाला नहीं होता, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। सो इस चीज़ के लिए हम वरी नहीं करते, हम सोचते हैं लगा कोई चक्कर नहीं, पैसे बन रहे हैं। बिल्कुल। तो बस यही चीज़ें माइंड में थी कि पैसा बनाना है, एक करियर भी सेट करने हैं, लाइफ भी सेट करनी है। तो अब पापा तो सपोर्ट करेंगे नहीं वहाँ पैसे की, और दिल भी नहीं करता कि घर से पैसे मंगवाएं। तो बस वही चीज़ लगे रहे, तो बस अब गानों में आ गए। नहीं बिल्कुल भाई। एक चीज़ आपके बारे में पढ़ रहा था मैं, दैट किसी ने शायद आपके ना सॉन्ग्स के कुछ लिरिक्स कॉपी करे थे उनके खुद के गानों में, है ना, तो वो स्टोरी मेरे को थोड़ा जाननी है कि वो क्या था। आपने शायद फेसबुक या कहीं कमेंट भी किया था। हाँ, नहीं ऐसा काफ़ी बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ। अच्छा। अभी रिसेंटली भी एक गाना आया था, मैं नाम नहीं ले सकता। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली मैं इस फील्ड में, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी बने। बिल्कुल। रीज़न ये होता है कि
देखो मेरी आदत शुरू से है कि मैं जो भी लिखता हूँ, जो भी गाता हूँ, मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो कई बार कोई कॉम्पोजिशन उठा लेता है, राइट। कोई लिरिक्स उठा लेता है, तो मैं किसी को ब्लेम तो करने से गया, क्योंकि मैंने तो ओपनली डाला हुआ, तो मैंने कोई कॉपीराइट भी डाले नहीं थे। लेकिन अब लीगली मैं हर चीज़ कर रहा हूँ कि अगर कोई आज गाना उठाएगा मेरा, तो आई कैन क्लेम। मुझे पता है कि अब कैसे टैकल करना है उस चीज़ को। पहले इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। न्यूजीलैंड में रह के यही होता था, चलो यार मैंने नहीं गाया, किसी ने गा लिया। लेकिन अब ये होता है कि अगर उसी चीज़ के मैं पैसे कमा रहा हूँ, अब ये मेरी दाना पानी यहीं से चल रहा है मेरा, तो अब मैं क्यों ऐसे फ्री में दूँ? क्योंकि अगर मैं ऐसे ही देता रहा तो मेरी वैल्यू ख़त्म, लोग ऐसे उठा के गाने गाते रहेंगे, फिर मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं गाने का। इनका सॉन्ग्स का भाई प्रोसेस अगर आप बता पाएँ कि लाइक कैसे ये इसको आप लीगली या कॉपीराइट से बचाते हैं, जैसे आप लोग इतनी मेहनत करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, है ना, जो बैकग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि ये चीज़ इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना या तो फेस करा हुआ है, या जो छोटे लोग हैं या जो एक्चुअल में जिनका होता है ना काम, वो तो कई बार रह ही जाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? बिकॉज ये जनरल ऑडियंस को नहीं पता कि लाइक रॉयल्टीज़ वगैरह भी आपको लोगों को मिलती हैं, सही चीज़, तो वो उसका क्या प्रोसेस होता है? वेल एक्चुअली एक IPRS करके ना एक मतलब मैनेजमेंट बनी हुई है, ठीक है। वो क्या करती है, आपको जितने भी आपके कॉपीराइट्स होते हैं या जितने भी आपके गाने कहीं कहीं क्लब्स में जा रहे हैं, अगर क्लब्स में बज रहे हैं, वो भी आपको उसकी भी कवर मिलता है। अच्छा। और जो आपके गाने यूट्यूब पे किसी ने उठा के डाले हैं, तो उसका भी वो कवर करके देते हैं, जबकि वो गाना आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, वो आपकी कॉम्पोजिशन है। तो वो उन चीज़ों को आजकल वेव्स के साथ सब कुछ आपको मिल जाता है, ऐप्स भी आ गए हैं, आप पता चल जाता है ना। तो उनका भी कुछ ऐसा ही मेथड है, तो वो उसके साथ हमें रॉयल्टीज़ कवर करके देते हैं। और कॉपीराइट का ये सीन है कि अगर आपको पता है कि आपका गाना है, आप नहीं चाहते कि कहीं ये चोरी हो या कुछ भी, उसका फंडा तो सेम ही है कि आप कॉपीराइट्स करा सकते हो उसको। कॉपीराइट ऐसे होता है कि आप लीगली डॉक्यूमेंट के साथ उसको स्टैम्प या कुछ करवा के रजिस्टर्ड करवा सकते हो गाने को अपने नाम पे। अच्छा, सॉन्ग्स को भी रजिस्टर्ड करा सकते हो आप लिरिक्स को रजिस्टर्ड करा के, या आपका जैसे आपने यूट्यूब पे डाला है या कहीं पे, उसको पुरानी डेट के साथ रजिस्टर्ड करा सकते हो कि ये गाना मैंने लिखा था इस टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो वो आपका सेफ्टी हो जाती है कि ये अब मेरे राइट्स के पास है, कोई कल को चोरी करता है तो आप क्लेम कर सकते हो। लाइक पहले म्यूज़िक इंडस्ट्री में जिस तरीके से वर्किंग होती थी और आज की इंडस्ट्री में जो हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं, बिकॉज बहुत माहौल बदल चुका है। लाइक पहले के टाइम पे जो आर्टिस्ट कमाते थे और आज के टाइम पे जो कमाते हैं, मतलब कोई लिमिट नहीं रह गई है। तो वो चीज़ के बारे में भी आप बताएं थोड़ा। पहले पता क्या होता था? पहले होता था कंपनीज का राज था, राइट। आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट थे, लेकिन आर्टिस्ट के पास वो एक रास्ते नहीं थे कि कैसे अपने गाने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसे गानों को प्रमोट करना है। वो कंपनीज को पता होता था, क्योंकि कंपनीज का काम ही ये होता था कि उनको वो जैसे पहले कैसेट्स चलती थी, वो उसको कैसेट में कन्वर्ट करते थे, जो हमारे वोकल्स हैं उसको एक टेप रेडी कर देनी, उसको सेल करते थे, उसमें जो उनका कमीशन निकलता था उसमें से कुछ पार्ट वो ले लेते थे। नहीं तो कई कंपनीज ऐसे करती थी कि उनसे करवा लेती थी, सारा कुछ डन हो जाता था, और फिर बाद में उनको उनकी एक अमाउंट दे देते थे, जो उसके बाद जो भी वो कमा रहे थे वो कंपनीज कमाती थी। पहले कोई IPRS नहीं था, कोई ऐसी वेबसाइट नहीं थी कि आपको कहीं से कलेक्शन हो, वो सारा कुछ कंपनी का होता था। अब ये चेंज आ गया, क्योंकि लाइक अभी लोगों ने अपने इंडिपेंडेंट चैनल भी खड़े कर लिए। जैसे गैरी संधू पाजी, उन्होंने स्टार्ट किया था आई थिंक पंजाब में, कि अपना खुद का इंडिपेंडेंट चैनल। अब जो वो अपने गाने की इन्वेस्टमेंट करते थे अपने चैनल पे, उसकी इनकम स्ट्रेट में उनके पास आ रही थी, किसी को कोई रॉयल्टीज़ नहीं जा रही, किसी को नहीं, उनका पैसा उनके पास ही आ रहा है। अब कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज आपको राइट्स आपसे ले लेती हैं, आपको उस अमाउंट दे देते हैं, बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं से आपको रॉयल्टीज़ आती रहती हैं। आपको कुछ परसेंटेज कंपनी को देनी पड़ती है, कि उनके पास ये राइट है कि आपने वो गाना सेल कर दिया, लेकिन स्टिल उस गाने के जो होती ना कि परसेंटेज, वो आपको आती रहेगी, लाइफ टाइम आती रहती है, मोर देन 80-60 ईयर्स आती रहती है। हाँ, वो जब तक गाना चलते रहेगा आपको पैसा आते रहेगा, काइंड ऑफ आप कह सकते हो पेंशन लग जाती है। कितना, एक जस्ट फॉर एन आइडिया, ऑफ कोर्स कोई सॉन्ग का भी नाम हम नहीं लेंगे, बट अगर सपोज कोई एक हिट सॉन्ग है, वायरल हो गया, है ना, सो एक जर्नल रॉयल्टी अमाउंट क्या एक्सपेक्ट होती है कि इतना आता होगा? आई थिंक अभी मेरा तो स्टार्ट ही हुआ है। मैंने अभी IPRS रजिस्टर्ड किया है रिसेंटली। अच्छा। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड से हूँ, वहाँ पे होता नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और
जो मुझे पता चला कि आई थिंक स्पॉटिफाई से अगर आपके 1 मिलियन स्ट्रीम है, ठीक है, और आई थिंक उसका आपको लाख या आई थिंक 1 लाख रुपए समथिंग कुछ आता है। ओके, मतलब 1 मिलियन के आसपास अगर है तो 1 लाख रुपए के आसपास आपका, हाँ, ये एवरी मंथ आता है। नॉट एवरी मंथ, एवरी 3 मंथ्स वो कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको चेक वगैरह भेज देते हैं या आपकी अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। पेमेंट है। हाँ, ये ऐसा इनका लॉजिक है। और यूट्यूब से अलग होता है, ये नहीं कि स्पॉटिफाई है, कितनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, अच्छा, हर जगह से कलेक्शन होती है। तो आप लगा लो वहाँ से अगर लाख आ रहा है तो कहीं से 50 आ रहा होगा, कहीं से 30 आ रहा होगा, तो करते 2-4 लाख रुपए महीना आपका अगर आ जाता है, दैट इज़ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आई थिंक। हाँ, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा हमारे ऑडियंस में भी। बेस्ट यही है कि अगर कोई नया आर्टिस्ट है या किसी को नॉलेज नहीं है, एक IPRS करके है, एक उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है। सो आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करके या उनको कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। वो प्रॉपर वेबसाइट पे हर चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। तो आपको बेटर है कि किसी से पूछने की बजाय आप खुद सर्च कर लो। हाँ, तो ईजी हो गया अब तो। आपने सबसे पहले लिरिक्स जो आप लिखते थे फिर उसको गाने में कन्वर्ट करने का कब सोचा कि अब मैं सिंगिंग में आता हूँ? इज देयर एनी इवेंट और मे बी कुछ ऐसा एक इंसिडेंट, क्योंकि वो कोई ना कोई एक चीज़ हिट तो करती है भाई। हाँ जी, कि तभी हम एक बहुत ड्रास्टिक सेकंड वर्जन अपने पे चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, है ना? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ क्या हुआ था कि एक आर्टिस्ट था, तो मैं आई थिंक 9th या 10th में था। अच्छा। हाँ, तब मैंने ना एक गाना लिखा था, मुझे गाना याद भी नहीं, तब गाना लिखा था मैंने, उस आर्टिस्ट को कांटेक्ट किया था और वो बंदा मुझे कह रहा था कि हाँ मैं गा दूंगा, ये गाना मैं गा दूंगा, कोई इशू नहीं। बट वो पता क्या, जब मुझे स्टूडियो लेके गया और स्टूडियो में लेके जाके मुझे बोल रहा है कि गाने के म्यूज़िक के इतने पैसे लगेंगे, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। मैं सोचूं मैं आपको एक तो लिरिक्स दे रहा हूँ और ऊपर से मैं म्यूज़िक के भी पैसे दूंगा, और मैं ऊपर से 10th क्लास में था। घर वाले, आपको पता है, पहले बताया मैंने कि वैसे स्पोर्ट फाइनेंशियल तो कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल, और ऊपर से 25-30 हज़ार उस टाइम पे बहुत होते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, रहने देते हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने आप ही गाने लग पड़ा। तो मैंने छोटे सॉन्ग किए, फिर बाहर जाके मैंने अपने पैसों से खुद कमाया और अपने पे पैसा लगाना शुरू किया, तो आज सामने ही है। हाँ जी। एक ना स्टोरी आपके गाने से रिलेटेड है, आपा फिर मिलांगे इसे, वो मैं चाहता हूँ पूरी एक उसका एक सम अप ऑडियंस को पता लगे, बिकॉज देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ कोर्स बिहाइंड दैट। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बताया हुई है ये चीज़ जी, बट उसकी रियल स्टोरी यही थी कि जब मैं न्यूजीलैंड में नया गया था, तो मेरे पास एक गाड़ी ली थी मैंने, टोयोटा प्रोग्रेस। ओके। हाँ, वो एक चाइनीज़ से मैंने ली थी, वो 2000 की चीप कार मुझे मिली थी, लेकिन वो अंदर से काफ़ी रॉयल थी। आई डोंट नो उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी, उसने बेचनी थी, मैंने ले ली गाड़ी। उसमें ना एक कैसेट थी ब्रूनो मार्स की, उसमें एक गाना था टॉकिंग टू द मून। ओके। उसके बाद जब मुझे इंग्लिश इतनी आती नहीं थी ना, मैंने कभी इतनी ट्राई की थी। स्कूल कॉलेज में हम पता ही है कितना बोलते हैं ना, तो वहाँ पे मैं सुनता रहता था, और वो एक ही कैसेट थी, एक ही सीडी थी जो मैंने पूरे 2 साल सुनी है। अच्छा। क्योंकि उसमें एक सीडी मिलती नहीं थी मुझे भी चेंज करूँ, क्योंकि उसमें भी ब्लूटूथ चलता नहीं था उस गाड़ी में, तो वो एक सीडी चलती रही थी, वो सुन के मैं पक गया था, लेकिन वो गाने याद हो गए थे मुझे। तो उसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक बंदा कहीं दूसरी दुनिया में बात कर रहा है, लाइक स्पेस से और बादलों से, कह लो कि चांद से बात कर रहा है। वो ये सोच के बात कर रहा है कि जो उसका पार्टनर उसकी लाइफ में नहीं है, वो कहीं दूर बैठा सुन रहा है उसको। और उसमें हर चीज़ डिस्क्राइब की थी कि लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे कोई है जो मुझे सुन रहा है, और वो भी ऐसे ही मुझे सुन रहा है। ये थोड़ी स्टोरी हमारी बॉलीवुड की एक मूवी है। हाँ, जिसमें वो जादू एंड ऋतिक रोशन, हाँ, वो भी बाहर उनसे कनेक्ट करते हैं, तो आई गेस वो नहीं, ये वो वाला सीन नहीं था, क्योंकि ब्रूनो मार्स का जो मैंने गाने सुने ना, तब आपने उसके बाद मेरा एक गाना सुना होगा, मेरा यार। हाँ, उसके बाद मैंने वो पार्ट भी मैंने कहीं ना कहीं मुझे हिट किया। उसके बाद मैंने जो मेरा यार गाना लिखा, अगर आप उसको सुनोगे ना, तो वो उसमें था काउंट ऑन मी, है ना। तो वो यारी दोस्ती की बात है, एक रिलेशन भी है क्यूट सा, और उसने बताया कि जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़ी मैं हूँ, यही चीज़ है उसमें। और मेरा यार गाने का भी कंसेप्ट मेरे माइंड में ऐसे ही आया था कि हाँ, अभी एक यार की सारी जर्नी
अपने दोस्त के साथ हम क्या स्कूल टाइम में निकालते हैं, कॉलेज में जाके और बाहर जाके क्या सोच, फिर वो मेमोरीज हम कैसे याद करते हैं। सो मेरे गानों में मोस्टली अगर देखोगे तो मैंने जो जो चीज़ें सुनी हैं मैं उनसे ही इंस्पायर्ड होकर कुछ ना कुछ लिखने लग पड़ता हूँ। अभी आपने यारी और दोस्ती की बात करी तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट है ना आपकी लाइफ के, आपके दोस्तों के साथ के, है ना, जो आप शेयर करना चाहें कि मतलब दैट शुड बी अ वेरी मोटिवेशन टू हाँ जी। आवर ऑडियंस। मेरा एक दोस्त है आकाश राणा, मुझे न्यूजीलैंड में मिला था, ठीक है। तो चक्कर क्या था कि मैं ना थोड़ा सा शाई फील करता था कि यार मैं गाने वीडियो नहीं करनी, बस ऑडियो डाल दिया, ठीक है। एज ए वीडियो डायरेक्टर मैं वहाँ पे काम भी करता हूँ, मैंने गाने भी काफ़ी शूट किए, लेकिन मैं खुद की वीडियो बनाने में होता था कि यार बस रहने दो, गाना ठीक है चल रहा है। वो बंदा मुझे गालियाँ देता है, अच्छा। स्ट्रेट वे सीधा फ़ोन, अभी मैं फ़ोन लगाऊँ गाली आएगी। वो मुझे सिंपल बोलता है कि कर लो कुछ, अगर करना है कुछ कर लो, और वो खुद कुछ नहीं करता, मुझे पंप देने में लगा रहता है कि हाँ बस करना है करना है करना है, ये करना है। और आप खुद उस बंदे को 2 साल हो गए, उसका एक ऑडियो अभी तक वो नहीं बना। आई थिंक अच्छे दोस्तों की ये खासियत होती है वो आपको कि खुद वो कुछ आपको नहीं कुछ नहीं करेगा, दूसरे को कहते हैं। तो उस बंदे की काफ़ी सपोर्ट रही मुझे। अभी भी जैसे कहीं शो पे भी जाना होता है, वो उसको पता होता है कि मैं यहाँ पे शो पे जा रहा हूँ, हाँ। और मुझे फ़ोन पे गालियाँ देंगे, कपड़े अच्छे पहन के जाना, मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो वही चीज़ मुझे लगता है कि वो ऐसी यारी दोस्ती बहुत ज़रूरी है कि आपको सही चीज़ें बताने वाले बहुत कम हैं, जो आपको गलत चीज़ों में गाइड करते हैं ना। कि लाइक कई गाने होते हैं कि हमें लग रहा होता है कि ये गाना अच्छा नहीं है, और उनको भी पता होता है कि ये गाना अच्छा नहीं है, वो स्टिल बोलते हैं यार कर क्योंकि उनके पैसे नहीं लग रहे, पैसे मेरे लग रहे हैं। और वो दोस्त होता है जो बंदा सच बता रहा होता है कि यार नहीं, इस पे नहीं, किसी और सॉन्ग पे काम करते हैं, हम इसको बाद में करेंगे। तो वो चीज़ उसका पार्ट है बंदे का, उसकी सपोर्ट है काफ़ी मुझे। पर्सनल क्वेश्चन ये वाला कि आपने एक सॉन्ग माँ के ऊपर में गाया है, एंड उसके पीछे में मेरे को सिर्फ इतना सा जानना है कि थॉट और प्रोसेस क्या था, बिकॉज दैट सॉन्ग इज़ रियली वेरी अमेजिंग। एक्चुअली वो मेरी सारी अपनी स्टोरी है, वो मेरा खुद का बचपन है। उसमें हर चीज़ जो मैंने, अगर वीडियो भी देखोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं जैसे मार पड़ती है, शैतान बच्चा दिखाया, वो रियलिटी थी, मैं शैतान था, ठीक है। और ऊपर से बाद में दिखाया कि जैसे रिक्शा पे जाना, जैसे क्या होता था कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना। सो क्या होता था कि जब बाज़ार जाते थे, कुछ भी, पापा तो जॉब करते थे, मम्मी के साथ जाना, तो मम्मी के साथ उनकी कोई फ्रेंड भी होती थी। और जब एक रिक्शा पे बंदे कितने बैठ सकते हैं ना, उसके बाद रिक्शा के ना पीछे स्पेस होती है, वहाँ पे बैठ जाते हैं बच्चे, और पाँव लमका के, लाइक पाँव जैसे नीचे करके, और वो बातें करते रहते हैं आपस में। वो एक आई थिंक मैंने भी एक्सपीरियंस करा है मेरे चाइल्डहुड में, और वो बहुत आज के जनरेशन वो बहुत मिस कर रही है आई गेस। वो मिलता ही नहीं अभी तो ऑटो ई रिक्शा आ गए, ई रिक्शा आ गए, अब तो वो काम ही खत्म हो अब गया। ई रिक्शा में भी आई थिंक अब तो जो जनरेशन, वो तो गाड़ियों में जाते हैं स्कूल एंड लाइक खुद की बाइक। बट आई थिंक मुझे लगता है कि वो लाइफ बेस्ट, वो बेस्ट थी, वो दोबारा ना मिलनी है ना होगी। लेकिन जो हमने 90s वालों ने वो देख लिया, वो आगे ना आना है ना होगा कभी। आई थिंक 90s वाले जो हम लोग हैं भाई, वो हम लोग हैं ना, हमने लाइफ चेंज होते देखी है, और हमने ना बहुत स्टेबिलिटी भी देखी है, मतलब हमने बहुत सारी चीज़ें अडाप्ट करी है ना। अब जो जनरेशन है वो नहीं, अभी तो बस फ़ोन में है। जब से फ़ोन आया आई थिंक हर बंदा फ़ोन में बिजी है। हम मिट्टी में खेलेंगे तो मिट्टी, वो तो हाइजीन पूरा इनका तो रहता है सारा। उनको पता होता है कि उन्होंने पहले ही गूगल पे किया होता है कि यहाँ इस मिट्टी में खेल रहा हूँ तो मुझे होगा क्या। हमें तो पता ही कुछ नहीं था, हम चोट पे भी मिट्टी लगा लेते थे, है ना, अभी बंद हो जाए, वो खत्म हो जाए, खून ना निकले। पत्ते वो पूरे ऐसे यूं करके पूरा लगा लेते थे, रस से हो जाता था उसके सारा। तो वही चीज़, वो आई थिंक वो चीज़ें अगर वापस आएगी तो उसका रीज़न यही होगा, फ़ोन बंद हो गए। आई थिंक उसके बिना कोई कभी ना कभी ये होने वाला है, बिकॉज ये एक लेवल तो आएगा इसका। आएगा। आई थिंक जैसे अभी कोरोना आया था, हाँ, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बंद हो गया, हर बंदा अपने घर पे था, टीवी देखने लग पड़ा था, फ़ोन पे सिर्फ वही रह गई थी, हेलो हाय, दोस्तों से बात। क्योंकि वैसे क्या होता है कि दोस्तों के साथ मिलते रहते हो, जब आपको टीवी पे कुछ बोरिंग, कितने दिन आप देखोगे कि यार दोस्त से कितने दिन बात कर लोगे। एक टाइम आता है आप सोचते हैं अब यार मूवी देख लेते हैं, बहुत हो गया। तो वो उस टाइम पे हमने टीवी देखना दोबारा शुरू कर दिया था। अब फिर वो ख़त्म गया, हम टीवी नहीं देख रहे, टीवी लाइफ फिर ख़त्म होगी।
तो वही चीज़ें, अगर कोई कई चीज़ों को बंद होने को टाइम लगता है, लेकिन अगर वो होती हैं तो आई थिंक हमें फिर वो पास दिखना शुरू होगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपने कभी सोचा था कि जो आपा फिर मिलांगे जो सॉन्ग है इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट जाएगा? नहीं भाई, मैंने 1% भी नहीं सोचा था, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मैंने टिकटॉक पे डाला था, चला नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ नहीं था। क्या फीलिंग थी जब एक वो लेवल अचीव कर गया था वो सॉन्ग, तो क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था? ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये चीज़ जैसे इतना नहीं सोचा था कि पैन इंडिया चलेगा। पता था कि मेरे पंजाबी ऑडियंस है, ये तो सुनेंगी। माइंड में यही था कि पंजाब में गाना चले, टीवी पे एक बार मेरी तस्वीर आ जाए, बहुत है। मेरे माइंड में इतना ही टारगेट था, उससे बड़ा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन अब आई थिंक बड़ा सोचना चाहिए। आई थिंक हम सब भी ये चाहते हैं और हम आपको बहुत ज़्यादा एक हाइट्स पे देखना चाहते हैं, बिकॉज आपके सॉन्ग्स ने जिस तरीके से यूथ को एक क्रेजी बना रखा है ना, तो वो एक सीरियसली। बट मेरे माइंड में पता क्या होता है कि मैं टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि मेरा बचपन था, मैंने उस गाने में दिखा दिया। एक आपा फेर मिलांगे की स्टोरी थी, वो मैंने कहीं से सुनी, कुछ उसको कैच किया, उसको अपने से रिलेट किया और एक स्टोरी बना के मैंने डाल दी। मेरा यार भी मेरे अपने यारों दोस्तों की स्टोरी थी, ठीक है। मेरे माइंड में ये चीज़ होता है कि जो मैंने फील किया है ना, आई थिंक मेरे सर्कल में या मेरे आसपास जो दुनिया भी चल रही है, जो हमारी लाइफ एक एज चल रही है, हर बंदे ने एक्सपीरियंस किया। हमने एक छोटा फ़ोन आया था सबसे पहले, जो Nokia 1100 है ना, उसके बाद एनगेज आया, 600 आया, मतलब काफ़ी चेंज इकट्ठे देखा है हमने। तो वो हर बंदे ने सेम लाइफ जी है। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं कि हर बंदा उसको रिलेट करे तो गाना ऑब्वियसली चलेगा। तो मेरी स्टोरी यही, मेरा फंडा यही चल रहा है कि रिलेटेबल चीज़ हो, जो रियलिटी हो। वो मुझे लगता है कि अभी जब स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में आपने अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे ना, तो मैं अब उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके सॉन्ग्स में दिख रही हैं, कि जिस तरीके से आपने इतना स्ट्रगल करके इतने एक्सपीरियंसेस अलग अलग फील्ड्स में कैप्चर करा, तो वो शायद इतने आप कह लीजिए उसको एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे मोमेंट्स हैं, मेमोरीज हैं, उसको आप इकट्ठा करके एक लिरिक्स में करके और फिर आप प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि अभी मेरे कई गाने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर हैं, वो लोगों ने सुने नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे वो फील ही नहीं कर सकते। जो हम बाहर रह के फील करते हैं वो बंदा यहाँ पे फील नहीं कर सकता। तो वो जो बाहर रहते हैं लोग, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने वो सुने हुए गाने, तो वो रिलेट भी करते हैं। और मैंने उस पर कितनी स्टोरीज देखी हुई लोगों ने डाली, जैसे वापस आते हैं इंडिया, हक करके मिलते हैं, उस पर वीडियोज़ देखी मैंने। अभी मैंने एक वायरल को गाना भी दिया था, खोरे का दो पिंड। खोरे का दो पिंड, हाँ, खोरे का दो पिंड गेड़ा लौना माए मेरी। उसकी वही स्टोरी थी कि मैं वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कब इंडिया आना है वापस, कब मैं रेजिडेंसी लेके, या कब मुझे ऐसी ऑप्शन मिलेगी कि मेरे पास इनफ पैसा हो, मैं वापस इंडिया आऊँ और हर चीज़ नॉर्मल कर दूँ। जो टारगेट मैं लेके गया था वो पूरा करके, मुझे पता ही नहीं मैंने कब वापस आना है। वो आई थिंक जितने भी बंदे बाहर रहते हैं ना, हर एक की स्टोरी है। मिस करते हैं भाई जितने लोग बाहर रहते हैं, हाँ, इंडिया के अपनी रूट्स को कोई नहीं बोलता, मिट्टी, बिल्कुल रूट्स को कोई नहीं बोलता, जितना मर्जी कोई बोल दे। हाँ, कोई केस होगा जिसने यहाँ पे वर्स्ट लाइफ जी है, राइट, और उसको वहाँ पे सुकून मिला है, ठीक है। किसी के पास यहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसने कभी पैसा देखा ही नहीं, और उसको वहाँ पे जहाँ पे पैसा मिल रहा है, तो उसने अपनी खुद की लाइफ वहाँ पे क्रिएट की है। हमें तो यहाँ पे मिला है, हमें तो पेरेंट्स ने हर चीज़, स्कूल की फ़ीस की टेंशन नहीं, हमें +2 तक पढ़ा के एक पैसा भी उन्होंने लगाया, बाहर भेजा है, तो हमें तो सब कुछ बना बनाया मिला है। तो लेकिन जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, लेकिन उनको कुछ मिला ऐसा कि वहाँ पे जाके उन्होंने खुद क्रिएट किया, तो उनके लिए तो वही घर है। उनके लिए यहाँ पे घर नहीं, हमारे लिए यहाँ पे घर है, क्योंकि हमने यहाँ से सीखा है, हर चीज़ हमें बनी बनाई मिली है, और वहाँ जाके हमने बनानी शुरू की। तो आई थिंक इसका रीज़न यही है कि हम रूट्स को नहीं भूल रहे, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं जिनको यहाँ वहाँ पे मिल रहा है सब कुछ, यहाँ पे नहीं मिला। कुछ इससे रिलेटेड लाइंस अगर आप अपने किसी भी जो सॉन्ग आपने बाहर करा था वो अगर गा पाए, बता पाए। मैंने खोरे कदों पिंड सुना, हो खोरे कदों पिंड गेड़ा लाउणा माए मेरीए, कदों तेरी बुक्कड़ च सोना माए मेरीए, कदों मेरे सिरे उत्ते हत्थ फेरेंगी,
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਹੋ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਪਿਆਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਮਾਉਣਾ ਮੈਂ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਾਉਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਖੌਰੇ ਕਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਮਾਏ ਮੇਰੀਏ। थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू जी। यू। आपा फिर मिलांगे से पहले कितने सॉन्ग्स आपके हो चुके हैं? मैंने वैसे 10-12 सॉन्ग तो किए हैं। हाँ, उसमें जो मेरा सबसे फेमस हुआ था गाना उस टाइम पे वो भी वायरल था। मेरा न्यूजीलैंड का एक सबसे बढ़िया गाना चला है जो उसका वहाँ पे एंथम भी बना हुआ है। अच्छा। हाँ, जो मेरा न्यूजीलैंड पे जो गाना गाया था मैंने वो वहाँ पे न्यूजीलैंड का पहला सॉन्ग था मेरा। अच्छा। हाँ, वो न्यूजीलैंड का एंथम बना हुआ है। जब भी वहाँ पे कोई पार्टी होती है या कुछ भी होता है वो गाना लगा लेते हैं। हाँ, अच्छा। क्योंकि वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जिन बंदों ने स्ट्रगल किया ना वो उस गाने की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि वो मेरी स्टोरी थी। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मैं हर चीज़ में अपनी स्टोरी लिख रहा हूँ, लोग उसको रिलेट कर रहे हैं क्योंकि वही लोग रिलेट कर पा रहे हैं जिन्होंने वैसी लाइफ देखी है। तो वही मेरा तो वही है कि मैं अपना आप लिख रहा हूँ, बाकी लोगों को जितना समझ आ रहा है वो अपने को उस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सॉन्ग्स आपके हिट होने स्टार्ट हुए एंड आई थिंक काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स ने, कंपोजर्स या जो भी सब ने आपको अप्रोच करा होगा। क्या एक उस टाइम फीलिंग रही आपकी? सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये थी मेरे लिए कि बॉलीवुड वाले मेरा गाना डाल रहे थे। अच्छा। क्योंकि पंजाब तक तो आइडिया था कि कोई ना कोई पूछ लेगा। पहले एमी पाजी का भी मैसेज आया, अपार शक्ति पाजी जिनको अभी ज़रूर, सो उन्होंने भी काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। और उन्होंने ये सिंपल मुझे ये कोई गाना मांगा नहीं था, उन्होंने सिंपल एक वर्ड में मुझे बोला था कि आप जब भी बॉम्बे आओ या जब भी इंडिया आओ आप मुझे फ़ोन करना, हम घर पे बैठ के चाय पियेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कम्युनिकेशन हुआ था। उसके बाद मैं इंडिया आया, भाई को पता चला, उन्होंने मुझे फिर टेक्स्ट किया कि आप जब भी बॉम्बे आ रहे हो तो मुझे बताना। और जब हम बॉम्बे गए भाई को मिले, हमने ज़रूर गाना क्रिएट हो गया। वहाँ पे जाके क्रिएट हुआ, पहले हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे माइंड में कॉम्पोजिशन और लिरिक्स थे, लेकिन उसको गाने का तरीका जो मेरा था वो पंजाबी टोन में था, जो उनका था है गाना पंजाबी, लेकिन उनका स्टाइल जैसे होता है ना दिल्ली वाला। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज़ लोगों ने फिर वो भी पैन इंडिया अभी हिट चल रहा है। बिल्कुल, अभी तो बहुत ज़्यादा हिट चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो गाना मुझे गाना चाहिए था। आपका लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस गाना जब आपने लिखा उससे पहले और जब गाना हो गया कंप्लीट, है ना, जब वो रिलीज़ हो गया और हिट हो गया इतना बड़ा, है ना, वो एक जो जर्नी है ना भाई, वो दैट इज़ रियली, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल सकते, बट मैं चाहता हूँ टॉकिंग अबाउट आपा फिर मिलांगे। अच्छा, हाँ। सो गाना जब मैंने वो लिखा तब तो वही जो जैसे मैं नॉर्मल गाने लिख रहा था वही चीज़ थी। मेरा सेम फंडा था कि डालना है, बस गाना डालना है, चल पड़ेगा नहीं चलेगा देखेंगे। जब वो वायरल हुआ और मुझे कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट लाइक उन्होंने मेरे पता नहीं कहाँ से नंबर उठाया, हर बंदा फ़ोन कर रहा था, हर कंपनी से मुझे फ़ोन आ रहा था, बॉलीवुड की भी कंपनीज़ का। लेकिन फ़ोन पता कब आया, जब वो गाना मैंने सेल कर दिया था। अच्छा। मुझे तब बॉलीवुड के फ़ोन आने शुरू हो गए। और मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने गाना बहुत चीप प्राइस में दे दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि एटलीस्ट किसी ने गाना मुझे अप्रोच किया, मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं उस चीज़ के, वीडियो बनाने के पैसे दे रहा है कोई बंदा, और मेरा ही गाना है, मेरे लिए तो अच्छा है। पहले किसी ने मुझे 3 लाख का कहा, मैंने कहा भी दे देता हूँ। उसके बाद जो मुझे प्राइस मिला वो किसी ने कहा कि नहीं 3 तो बहुत चीप हो गया, इससे भी अच्छा प्राइस दिलवाता हूँ। जो मुझे प्राइस मिला मैंने सोचा ठीक है, मैंने दे दिया, साइन कर दिया सब कुछ, उनको राइट्स दे दिए और गाने की वीडियो बना के दे दी। और उसके बाद मुझे बॉलीवुड से फ़ोन आ रहे हैं कि आपने गाना दे दिया कि देना है। मैं दे दिया। वो कह रहे कितने में। जब मैं प्राइस बताता तो उनको शौक लगता था। और बाद में मुझे 60 लाख 70 लाख 90 लाख तक के भी ऑफर आए कि वो गाना हमें दे दो। तो मैं सोच रहा उस टाइम मुझे हुआ कि यार मैंने ज़्यादा जल्दी कर ली बट ठीक है, जिसकी कह रहे वो जिसकी अमानत होनी थी गाना वो उनको ही मिला, और उसकी किस्मत वहीं पे लिखी थी, उसको मिल गया। और उस गाने की वजह से आज मुझे बाकी गाने भी मेरे चल रहे हैं। और मैं तो कहूँगा मेरा टर्निंग पॉइंट तो उस गाने ने किया सारा, कि लाइक वहाँ पे ही मेरी स्टार्टिंग हुई। तो अभी बाकी बन रहे हैं गाने, बाकी आगे भी आप देखोगे। एक चीज़ आपके बारे में कि जितने भी पंजाबी आर्टिस्ट हैं, भाई हैं, उनमें
अब आपकी जो एक फ़ैन फॉलोइंग बन गई है अलग से, है ना, उसको लेके क्या फीलिंग आती है? बिकॉज देखो सब अपने आप में लेजेंडरीज हैं ऑफ कोर्स, है ना, कंपेरेबल नहीं है, बट एक बिकॉज अब हम लोग सुनते हैं ना, लाइक फ्रेंड्स वगैरह में बात करते हैं तो बोले अच्छा ये सॉन्ग उन्होंने करा था, ये उन्होंने करा था, एक अलग क्रेज़ है। अब जैसे मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो पंजाब में मेरे गाने नहीं इतने चले। अच्छा। हाँ, पंजाबी गाने हैं लेकिन पंजाब में नहीं है, मेरे पैन इंडिया हैं। जो मैं अपना ग्राफ भी देखता हूँ ना, सबसे ज़्यादा ग्राफ मेरा दिल्ली का होता है और बॉम्बे का होता है। और मैं अभी रास्ते में बात ही करता आ रहा था कि मैंने इनको भी बताया कि जो आपा फेर मिलांगे की स्टार्टिंग थी, जो वायरल होना शुरू हुआ था, वो जयपुर से ही हुआ था। अच्छा। हाँ, जयपुर के ही किसी इन्फ्लुएंसर ने वो डाली थी रील, ओके। और वो वायरल होनी शुरू हो गई थी और मुझे मैसेज भी आने शुरू हो गए थे। अच्छा। तो फिर बाद में पुणे से आया, फिर शिमला से आ रहा है, मतलब पंजाब से मुझे एंड में आके पता चला कि पंजाब में मेरा गाना चल रहा है। बाकी स्टेट में मैंने पूरा चल रहा था गाना। और पाकिस्तान से बहुत फ़ोन आए। अच्छा। हाँ, पाकिस्तान में जो टिकटॉक है वो पाकिस्तान में अभी बहुत चलती है। अच्छा। इंडिया में नहीं चलती। टिकटॉक के जो बड़े स्टार बन चुके हैं वो पाकिस्तान वाले हैं। और वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हो आप, क्योंकि मेरी ना कई आप एक गाना था मेरा दिल ता पंजाब। हाँ, वो भी वही इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइफ पे था और उसमें थोड़े उर्दू वर्ड्स हैं। तो उनको लगता था कि शायद ये बंदा भी हमारे यहाँ का ही है और मतलब बाहर जाके गाने कर रहा है। तो मुझे वहाँ से भी फ़ोन काफ़ी आए। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि लाइक मैं लोग पंजाब से उठ के बॉलीवुड में जाना चाहते हैं और मेरा गाना सीधा बॉलीवुड में आ गया। और आगे का तो चलो हम कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, लेकिन हाँ सपने हैं कि पूरे करेंगे, आगे भी देखेंगे कुछ बड़ा करने की ट्राई। बट जो अभी भी मिल रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग पहचान रहे हैं, लोग मिलते हैं और जब उनसे पता चलता है ना कि उन्होंने ये गाना सुना और उन्होंने कैसी रील डाली, उन्होंने कैसे रिलेट किया, अलग अलग स्टोरीज़ हैं, तो अच्छा लगता है कि जो मैंने सोचा था कि जैसी मेरी जर्नी है वैसी सिमिलर काफ़ी लोगों की है। तो वो चीज़ अच्छी लगती है सुन के कि हाँ यार मेरे जैसे बंदे हैं जो ये गाने सुन रहे हैं। कोई एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि आपके बहुत ज़्यादा फेवरेट हों, जिनके साथ आप सोचते हैं कि भाई मैं इनके साथ काम मेरे को मौका मिले या साथ में गाने गाने का मौका मिले, वो आप बताइए। देखो, जिससे करने का मन था या जिससे भी कहते हैं ड्रीम कोलैब होती है कुछ भी, वो बंदा अब लाइफ में है ही नहीं। यू नो दैट गाय लाइक सिद्धू मूसेवाला। उस बंदे के साथ हर कोई काम करना चाहता था, क्योंकि उस बंदे के साथ जिसने भी काम किया वो अभी आप देख सकते हो पीक पे ही है। सारे अपना करियर अच्छा बना के बैठे हैं। और बाकी जो दूसरा बंदा जो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं हम, क्योंकि हमें वो एक बंदा था कि जिसके रैप्स पूरे याद होते थे, हनी सिंह। सो यो हनी सिंह के वो अभी है माइंड में भी, अगर हुआ तो ज़रूर करेंगे, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। यो हनी सिंह पाजी से एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई के साथ में जल्दी से जल्दी एक एल्बम, एक गाना ज़रूर शूट करें और हम सबको उस चीज़ का वेट रहेगा। नहीं, मैंने खुद होगा, मुझे खुद भी रहेगा ये। इतना सब सक्सेस मिलने के बाद में, फेम मिलने के बाद में, पेरेंट्स को कैसी फीलिंग आती है? लाइक कैसे फील होता है उनको अब, जब पहले एक स्ट्रगल वाला है आपको देखा और आज वो इतना सक्सेसफुल देखते हैं? नहीं, प्राउड तो है। प्राउड तो मेरे फादर साहब भी, जैसे मुझे डर लगता होता था कि उनको, वो अभी भी उनका रिएक्शन सेम ही होता है। गाना सुना, अच्छा मैं उनको बताऊँगा मेरा गाना चल रहा है, ये वायरल है, हाँ हाँ बढ़िया। वो नॉर्मल एक दो वर्ड्स बोलेंगे, मुझे लगा यार इनको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आई थिंक इंडियन फादर्स है ना, ऐसे ही होते हैं। वो ऐसे ही है। हाँ, वो आप जितना दिखाते मर्जी नहीं कर लो, है। हाँ दिखाते हैं, बट उनको अंदर से बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। तो वही चीज़ है, वो सेम मेरे लिए तो वो सेम है, लेकिन मुझे पता है कि वो खुश है। आफ्टर द सक्सेस लोग का आपको देखने का तरीका बदल गया, ऐसा आपको लगा? हाँ हाँ, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि जो बंदे पहले फ़ोन भी नहीं उठाते थे, अब उनके मैं नहीं उठाता। एक टाइम होता ना कि वो बंदे जिन्होंने ये चीज़ें बोली होती हैं, काफ़ी चीज़ें बोली होती हैं कि ये बंदा, मैं एक स्टोरी बताऊँ, मेरे रिलेटिव्स ही हैं, चलो उनको पता चल गया होगा, मैंने बहुत पॉडकास्ट में उनकी वजह भाई सबके फैमिली में कोई ना कोई रिलेटिव होते ही हैं। वो जैसे कोई आता था घर पे और हम उनके घर के पास गए, या कोई फैमिली फंक्शन है, इकट्ठे होते हैं, कोई होता है ना कि दूसरी फैमिली का बंदा आया और उन्होंने पूछा ये बंदा क्या करता है। मेरे पेरेंट्स तो बोलते थे चंडीगढ़ पढ़ता है ना, तब मैं यूनिवर्सिटी में था,
और एक बार मैंने उन्हीं की मतलब एक वर्डिंग थी, वैसे क्या करता है अभी स्टडी क्यों से, वो उनको आगे से बोल रहे हैं कि स्टडी नहीं, गाउंदा बजाਉਂਦਾ है। गाउंदा बजाਉਂਦਾ है, पंजाबी में कहते हैं ये गाता बजाता है। तो वो छेड़े जुड़े ऐसे एक्शन से करके, तो मुझे वो चीज़ बहुत पिंच की कि यार ये बंदे कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं हमें कि हमारी ये वैल्यू कुछ और दिखा रहे हैं। तो चलो तब मेरे कोई इतने गाने आए भी नहीं थे, मैं तो स्टार्टिंग कर रहा था, सीखता था थोड़ा बहुत अपने आप से ही, क्योंकि मैंने कोई क्लासिकल नहीं सीखा, कुछ नहीं, जितनी नॉलेज थी मैं करता रहता था, है ना, कुछ ना कुछ। तो वो उस चीज़ का मजाक उड़ाते थे। और आज वो बंदे फ़ोन करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं उनका फ़ोन आया वो बात कर ले, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक माइंड में रहता है कि यार इस बंदे ने वो चीज़ भूली थी। बिल्कुल भाई, अब वो कोई चक्कर नहीं, हम वही हैं, गाते बजाते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन अब आप गाते बजाते हमें टीवी पे देखो, बस दूर से देखो, मैंने मिलना नहीं है। आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया था? हाँ जी, ये कुछ ज़्यादा ही चला गया। थोड़ा एक हमारी एक टीम है रिसर्च की, बहुत बड़ी एक जने की। हाँ जी। तो उसके बारे में क्या ऑफर था, आपने मना क्यों किया था? नहीं, मना भी था, मना नहीं भी था। रियल स्टोरी ये थी कि एक्चुअली मैंने जो बिग बॉस में देखा, उनको टीआरपी चाहिए। अच्छा। उनको रीजंस चाहिए बिग बॉस में रहने वाले बंदे के। फेमस बंदा तो जाएगा ही, मेरा उस टाइम पे गाना पीक पे था, तो ऑब्वियसली वो कांटेक्ट कर रहे थे। और मेरे ब्रदर हैं मयंक थापड़, जो मेरे मैनेज भी करें, उनको आया था फ़ोन, उन्होंने बताया कि आपको ऑफर आया, क्या करना है। हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं है क्या लाइफ। तो जब हम गए और वहाँ पे उनकी एक पार्ट होता है इंटरव्यू टाइप का, वो उन्होंने टीम थी, वो बैठे, वो मेरे से ये पूछना चाहते थे इंटरनली कि मैं कंट्रोवर्सीज में हूँ कि नहीं। अच्छा, ओके। उनका टारगेट ये होता है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो उनको इंटरेस्टिंग हो। मेरी लाइफ तो वही थी, मैंने स्ट्रगल किया है भाई, मैं बाहर से काम स्टोरी, और आप बता चुके हो अपने गानों के थ्रू सारी चीज़ें, वो चीज़ें उनको पता भी चल गई। आई थिंक मैंने अच्छा भी किया कि हमने आगे फॉरवर्ड नहीं किया। हमने बाद में, क्योंकि उनका भी कॉल आया नहीं आया मुझे पता ही नहीं, मैंने भाई से पूछा भी नहीं। और हमने जो उनको आंसर दिया, आई थिंक उनको ही लगा होगा इसके पास कुछ है नहीं मटेरियल ऐसा जिस पे हम इस पे शक करें या इस पे कुछ छेड़ें, तो उनको तो मटेरियल चाहिए। मेरे पास तो वही मटेरियल था भाई, मैं स्ट्रगल करके यहाँ पे सिंगर बन के आ गया, तो और मैं क्या दूँ। मैंने किसी के पैसे नहीं मारे, ठीक है, मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ लड़ाई नहीं मेरी, तो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, तो मटेरियल कहाँ से मिलेगा उनको लगा ये बंदे को लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो मुझे लगता है, बाकी पता नहीं कि रियलिटी क्या है, लेकिन हाँ हम वहाँ पे गए थे सेटअप पे, हमने सारा कुछ देखा, बातें की, हमने सेटअप भी देखा कैसा होता है। अच्छा, मतलब ये पूरा दिखाते हैं पहले आपको? नहीं, आपको अंदर नहीं घुमाते, बट वहाँ पे जहाँ पे वो होता है, बनता है प्रॉपर सेटअप, वो फिल्म सिटी है बॉम्बे में। ओके। तो वहाँ पे आप जाके देखोगे एक जंगल में उन्होंने फिल्म सिटी बना के रखी हुई है, तो वो मैंने देख के आए। हम तो देख के पहले हैरान थे भी यहाँ पे होती है कि एक सेटअप क्रिएट है घर, वो जो इतना सुंदर घर हम देखते हैं वो इस जगह पे है। तभी मैं देखता हूँ वहाँ पे मच्छर क्यों है इतने। कई बार वीडियो आते हैं ना, वो ऐसे घूम रहे होते आगे, तब समझ आया मैं ये जंगल में लगे हुए इसीलिए वो मच्छर है। बट हाँ, सांप भी देखा मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो में। हाँ, किसी ने दिखाया था कि वहाँ पे सांप निकल के जा रहा था, तो है। लेकिन अच्छा, जिनको देखो, मुझे गाने ने कुछ ना कुछ दे दिया। अभी जिनको कुछ नहीं मिल रहा, अभी एक मैंने लास्ट OTT वाला जिसमें मुझे इनवाइट कर रहे थे, मैंने उसमें देखा वहाँ पे स्ट्रगलिस्ट भी आए हैं जो अच्छे नाम से जाने जाते थे, एक्टर हैं कितने, अभी उनके पास जॉब्स भी नहीं है, उनके पास कोई रोल नहीं है। तो वो बंदे, उनको मेरे ख्याल से वो प्लेटफॉर्म उन लोगों को मिलना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी फेस वैल्यू बन रही है, वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं। क्योंकि आर्टिस्ट, आई थिंक आजकल तो इन्फ्लुएंसर ही आर्टिस्ट है। बिल्कुल, आजकल कदर उन चीज़ों की नहीं है जो होनी चाहिए। आजकल जिसको फेम, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, भाई उसको लेते हैं कि इसके थ्रू हमें अर्निंग अच्छी हो जाएगी, इसका फेस बिक रहा है। अभी हमने काफ़ी गानों में मॉडल्स भी देखते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। कोई स्किल सिस्टम नहीं रहा अभी कि इसके पास ये स्किल है तो हम इसको लेते हैं, ये एक्टर है, ये मॉडल है। अभी तो इन्फ्लुएंसर है ना, जो वो सिंगर भी है, वो मॉडल भी है, वो पैसे कमाने के तरीके भी बताएगा आपको। मतलब उनके पास ऑप्शंस ही बहुत हैं, जिसके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं। म्यूज़िक बनाना या बिजनेस करना या जो चीज़ें इंडस्ट्री के अंदर में अब हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं पहले से। लाइक एक तरीका ही ऑल टुगेदर चेंज हो गया। आप देखोगे कोई भी गाना हिट हो रहा है ना,
वो मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हो रहा है, या अच्छे बड़े नाम के कैरेक्टर्स हैं जो एक्टर्स हैं, अगर सलमान खान है वो कुछ डालेगा वो ऑब्वियसली वायरल होगा, बिल्कुल ठीक है, वो एक न्यूज़ तो बनती है। ऐसे ही कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका काफ़ी बड़ा नाम है, कोई अच्छे भी हैं जिनका कंटेंट रियली देखने वाला है और अच्छा काम कर रहे हैं, उनको तो ऑब्वियसली दुनिया फॉलो भी कर रही है, उनको देखना भी अच्छा पसंद करेगी मूवी में ये चीज़ें। अभी जाकिर खान की मूवी भी आई थी एक, है ना, तो वो तो एक फ़नी पार्ट भी है और उनको करैक्टर भी फ़नी मिला है, तो वो एक एक्टर भी हैं और अपना करैक्टर भी दिखा रहे हैं, सब सही चल रहा है। बट कई बार मैं देखता हूँ जिनके पास सिर्फ फॉलोअर्स हैं, वो क्यों है, क्योंकि वो नाच रहे हैं, टाप रहे हैं, मेरे पंजाबी आ रही है जो नाच रहे हैं और वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उनसे काम करवाया जा रहे हैं सिर्फ उसके रीज़न कि अब उसी का रीज़न है बॉलीवुड आई थिंक थोड़ी साउथ से अलग जा रही है अब। बिल्कुल साउथ के करैक्टर्स आप देखोगे ना, पता चलता है कि भाई वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो अभी बॉलीवुड में वो चीज़ें इतनी रही नहीं, वो फिनिशिंग नहीं रही जो पहले थी, जो एक्टर्स रियल एक्टर्स होते थे, क्योंकि वो तो स्ट्रगल करके एक्टर्स बनते थे। अभी स्ट्रगलिंग खत्म हो गया ना, अभी तो बस फेम है तो आप एक्टर हो, आपके पास पैसा भी है, सब कुछ है, फेम और फॉलोअर्स 2 F आपको मिल गए तो आप बस आपकी पूरी ज़िंदगी बन रही है अभी। रियल एक्टर्स की तरफ जा रही है, ये चीज़ ज़्यादा हो रही है जो कि आई थिंक सही भी है गलत भी है, दोनों है उसका। एक चीज़ और आपकी इसी कॉन्वर्सेशन से मैं पूछना चाहूँगा दैट अगर सपोज कोई भाई सॉन्ग को वायरल कराना है ना, बिकॉज होता है आजकल की सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो, सारी चीज़ हो, तो किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है विद इन्फ्लुएंसर्स और एक पूरा किस तरीके से मार्केटिंग होती है इसकी कि सॉन्ग जो है वो वायरल हो जाता है? एक अच्छा सॉन्ग तो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बट एक अच्छा सॉन्ग तो ऑफ कोर्स चलता ही है। नहीं, उसके लिए भी सेम वो फंडा सेम ही रहता है, अच्छा सॉन्ग हो बुरा सॉन्ग हो फंडा सेम ही है। अच्छा सॉन्ग देखो अगर वायरल हो रहा है उसका रीज़न भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर ही होगा या कोई अच्छा बंदा होगा जिसने वो गाना डाला होगा। आजकल अच्छे गाने काफ़ी मैं भी सुनता हूँ, उनकी हम भी खुद क्रिएट करते हैं, हमें सोचा होता है कि ये गाना अच्छा चलेगा, वो चलता नहीं। उसका रीज़न यही होता है कि या तो उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो रही या वो लोगों तक पहुँचा नहीं। ये चीज़ें आजकल बहुत हो रही हैं, पहुँचाना पड़ता है गाना। तो आपा फेर मिलांगे, हर गाना मेरा आपा फेर मिलांगे नहीं बन सकता। कई गाने ऐसे भी हैं जिसके लिए हमें मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे अभी मेरा सहेली गाना आ रहा है तो हम प्रिपेयर्ड हैं, हम उसकी मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि मेरे साथ एक बड़ा कोलैबोरेशन भी है, सुल्तान पाजी हैं, इज़ अ बिग नेम नाउ। सो ये नहीं है कि उनका नाम यूज़ करके हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं, उनका नाम और अपना नाम यूज़ करके हम अपना गाना लेके आ रहे हैं, लेकिन उस कंटेंट को हमने फैलाना भी है। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे आजकल रील्स की प्रमोशन होती है, गूगल की प्रमोशन होती है, काफ़ी यूट्यूब प्रमोशंस होती हैं, तो ये पार्ट आपको कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं। लेकिन लकीली मैं जैसे अभी गाना कंपनी को दे दिया, अभी वो मेरी ड्यूटी नहीं रही, वो गाना कंपनी का भी है। मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने अपना गाना बड़ा करना है, मेरा पार्ट वहाँ पे है कि मेरा ये कंटेंट है, मैंने इसको ख़राब नहीं होने देना, मैंने अपना जोर लगाना है कि ये गाना हर किसी के पास पहुँचे। और कंपनी ने वो गाना ख़रीदा है, अब देखो मेरे एफ़र्ट तो थे, अब एक एफ़र्ट और जुड़ गए, वो कंपनी ने पैसा लगा के उस गाने को और बड़ा करना है कि उनको रिटर्न कुछ आए अच्छा, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अमाउंट दी है जिससे वो गाना मैंने उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उस अमाउंट को कवर भी करना है उन्होंने, तो वो गाना चलेगा तो वो कवर होगा, तो वो उनके एफर्ट्स भी ऐड हो जाते हैं बीच में। तो आई थिंक ये चीज़ें अच्छी भी हैं कि आपको 2 जगह से प्रमोशन मिल रही है, खुद भी कर रहे हो और बाहर से भी मिल रही है, पेड प्रमोशन मिल रही है। बट अगर आप देखो कि अगर पेड प्रमोशन ना लगाओ, कोई गाना होता है कि चलता है, आपा फेर में लगेगा, बिल्कुल ना, चलता है। बिल्कुल अभी सुनिए जस्का था, उन्होंने कोई प्रमोशन 6-7 महीने बाद गाना चल पड़ा। ज़रूर पे भी हमने कोई इतने एफर्ट नहीं लगाए थे, मैंने खुद देखा है, लेकिन वो गाना एकदम बूम किया बाद में, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी थी। आई थिंक कोलैबोरेशंस, जैसे आपने वो गाना ज़रूर देखा होगा दिलजीत पाजी के गाने के साथ मैच करके, वो एक कोलैबोरेशन, दोनों की वाइब मैच कर गई और लोगों ने कनेक्ट किया उसकी। वो एक ट्रांजिशन वीडियो होती है, जो पहले वो नॉर्मल होते हैं, एकदम पर्दा आता है, फिर जैसे होती है ना दुपट्टा, वो पीछे करते हैं, वो तैयार होती है लड़की, मतलब वो ट्रांजिशन, ऐसे कई चीज़ें चल पड़ती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं लोग फिर वो कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ फिर वो गाना भी सुनते हैं कि अच्छा ये गाना ऐसा था,
कि वो तो पहले कोलैबोरेशन के साथ सुन लिया दिलजीत भाजी और अपार शक्ति भाजी, बट उसके बाद वो पूरा गाना सर्च करते हैं कि अच्छा यार ये गाना तो ऐसा है, फिर वो गाना भी वायरल होता है। तो ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग ही है, तो ये तो करना ही पड़ेगा आजकल। एक मार्केटिंग की जो कॉस्ट होती है, लाइक जिस तरीके से सॉन्ग्स का एक मार्केटिंग करी जाती है, स्पेंडिंग जो जिसको कहते हैं, तो एक एवरेज क्या एक टेंटेटिव लेके चलता जो है? अभी तक मैंने देखा है, टू बी ऑनेस्ट, आपको 2-3 लाख तो ऊपर लग ही रहे हैं। बट हाँ, अगर आपकी कंटेंट में पावर है, लाइक कंटेंट अच्छा है, आपने डाला है, कई बार ऐसा होता है कि आपको कंटेंट डालने के बाद उसका रिस्पॉन्स क्विकली मिलना शुरू हो जाता है, जो मेरे साथ होता है। मैं हमेशा ट्रैक डालता हूँ, मैं उसका रिस्पॉन्स चेक करने का, अभी मेरे देखो इनफ फॉलोअर्स हो गए हैं कि मुझे मेरा एक रिज़ल्ट दिखता है कि ये लोग गाना पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ऑडियो, मैं उसको रख लेता हूँ कि ये गाना वायरल हो रहा है, तो मैं उसका फिर वीडियो क्रिएट करता हूँ, उसको फिर वीडियो के साथ हम डालेंगे। हमने अब नई स्ट्रेटजी शुरू की है जो मैंने खुद क्रिएट तो की है। ये आप ऑडियो कहाँ पे डालते हो? मैं रील्स पे डालता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे सारे गाने अभी तक जो वायरल हुए, मैं गाड़ी में बैठ के ऐसे गाता था, फ़ोन कैमरा से स्नैपचैट से पीछे म्यूज़िक लगा लेता था स्नैपचैट पे, और लिरिक्स तो मैंने लिखे होते थे, माइंड में भी होते थे, उसको गाता था, वो डालता था, लोग रिलेट करते थे, कोई ना कोई स्टोरी बनाते थे अपने अपने पे। जब गाना लेके वो डालते हैं तो आई थिंक तो हर गाना चलेगा, अगर वो हर किसी की स्टोरी है। गाने स्टोरी भी हैं, गाने लाइफ भी हैं, गाना फील भी है और मेलोडी भी है। मतलब हर किसी का देखने का, सुनने का, हर किसी का डिफरेंट टेस्ट है। सो अगर आप हर किसी के टेस्ट के अंदर जा रहे हो, दैट मीन्स वो गाना हिट है। अगर आप हर किसी का टेस्ट नहीं, एक पर्टिकुलर जगह पे गए हो, जैसे माँ के ऊपर गाना है, तो वो माँ की लाइफ पे, जिनकी माँ है या जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, वो उनके लिए गाना है। अगर पैन इंडिया हर चीज़ में चलना है, हर कोई वो उससे रिलेट करे, उसकी कोई स्टोरी नहीं बना सकता। वो लोग खुद क्रिएट करते हैं कि ये गाना अच्छा मेरे लिए, ये मैं अपनी मम्मी के साथ भी लगा सकता हूँ या अपनी बहन के साथ भी, तो आई थिंक वो गाना फिर ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है। आपके सारे जितने भी अब तक आपने सॉन्ग्स गाए हैं, उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है ना, वो कौन सा है? मेरा माँ वाला ही है। माँ वाला ही है। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के गया था, 8 साल मैं बाहर रहा, 8-9 साल वहाँ पे, और गैप काफ़ी पड़ जाता है, तब हम फैमिली को तो मिस करते ही। तो उसकी वजह से वो गाना क्रिएट हुआ, कि वो गैप की वजह से। तो ऑब्वियसली उस गाने के साथ मेरी फीलिंग्स ज़्यादा हैं, जो मेरी खुद की लाइफ है, तो वो मेरा गाना फेवरेट ही है। आपका नेक्स्ट बिग सॉन्ग अब है ना, बिग इसलिए कि ऑफ कोर्स अब तो चीज़ें डिफरेंट लेवल पे जा चुकी हैं, तो कब आ रहा है? कुछ हिंट अगर? नहीं, हिंट नहीं, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने बताया भी है, सुल्तान पाजी के साथ मेरा गाना आ रहा है 24 सितंबर को, अभी परसों चौथ आ जाएगा। तो बस उसके साथ होप है, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम किसी के साथ कोलैबोरेशन है। वो गाना अभी तक के गानों से सबसे डिफरेंट है। उसमें एक सिंगल बंदे की लाइफ है, जब वो मेरा पास था, अब तो मैं मैरिड लाइफ में हूँ, ठीक है, सॉरी। तो उसमें मेरी सारी हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि लाइक ये बंदा सिंगल लाइफ था, कि तब वो कैसी लाइफ जी रहा था, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये होता है कोई गर्लफ्रेंड हो। उसमें मेरी लाइन ही ऐसी है कि रब्बा मांगदा नहीं कुछ, एक सहेली दे दे। जब बंदा जितना मर्जी बोलेगी यार मैं तो बस अकेला रहूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी किसी न किसी लड़की से चैट कर रहा होता है। ठीक है, ये रियलिटी है। हाँ, तो वही चीज़ है उसमें गाने में भी हमने दिखाई कि एक बंदा सिंगल लाइफ जी रहा है और उसको कोई पार्टनर चाहिए, वो ढूंढ रहा है, लेकिन वो बाकी वीडियो में दिख जाएगा कि वो इमेजिनेशन के साथ कहाँ पे जाता है, जब उसको लड़की मिलने वाली होती है फिर वो वहाँ सेम स्टोरी पे आ जाता है कि उसको नहीं मिलती। ये आपको मैंने स्टोरी बता दी गाने की, लेकिन हर किसी का अपना पार्ट है, लेकिन रिलेटेबल इसलिए होगा क्योंकि सिंगल बंदे तो हैं ही, तो वो भी बंदे हैं जो अभी तक ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई तो मिल जाए, तो वही स्टोरी है सारी। लेकिन मेरे बाकी गानों से हटके लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, लोग गालियाँ भी देंगे। ये मुझे पता है। लोग प्यार करते हैं भाई आपको बहुत, तो नहीं, गालियाँ इसलिए देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी था कि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, मैं वीडियो बड़ी करना चाहता था कुछ, क्योंकि मेरी लाइफ अगर आप नॉर्मल गानों के हिसाब से देखूंगा, चलो वो मेरा स्मूथली चल रहा है, वो मैं आज भी दोबारा गाना चलाऊं तो वैसा गाना बनाऊं तो चल पड़ेगा, मुझे पता ही है। बट मैं भी चाहता हूं कि मैं हर जोनर में जाऊं, सैड भी करूं, रोमांटिक भी करूं, बीट सॉन्ग भी करूं। मैं ये ना हो मैं कल को यही बना रह जाऊं
कि यार ये बंदा तो ऐसा ही गाता है, मैं हर चीज़ गाना चाहता हूँ। सो मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे किसी के लिए गलत नहीं है, बस ये है कि जो भी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, बस बाकी गाने में पता चल जाएगा। हम आपको बहुत सारी विशेस देना चाहते हैं एडवांस में ही, उन सॉन्ग के लिए, आपके एल्बम के लिए, सारी चीज़ के लिए। लास्टली अब मैं चाहूँगा कि आप अपने जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक मैसेज, उनके लिए कोई एक ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव रहो। टाइम लगता है चीज़ों को होने के, जैसे मैंने भी 8-9 साल वेट किया है इस टाइम का। आई थिंक जब नेगेटिव हो जाते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें पीछे छोड़ देते हैं। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो हम कई चीज़ों को पकड़ के रखते हैं कि नहीं ये मैंने करना है, तो वो चीज़ मिलती है। जैसे आजकल वो एक वर्ड बन गया मैनिफेस्ट, है ना, तो वो मुझे लगता है कि वो चीज़ जेन्युइनली सही है। अगर आप सोचोगे ही नहीं वो चीज़ होएगी नहीं, आप सोच रहे हो तो वो आप कर भी लोगे। तो बस वही है कि आप सोचते रहो, बड़ा सोचो, सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। बस है कि किसी का गलत ना करो, किसी के साथ किसी के पैसे ना मारना, मेरे मरे तो बस ये है कि जेन्युइन चलो, तो आई थिंक बाकी भगवान देखता है, बाकी गलत सही फैसले उसके हाथ में। बस अपना स्ट्रगल भी करो और पॉजिटिव रहो और सब कुछ मिलेगा। गाइस, सावी खिलौन पाजी के साथ में आज ये पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ पता लगी इनके बारे में जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी अब तक। इस पॉडकास्ट की जो एंडिंग है वो इस बार बहुत डिफरेंट होगी, क्योंकि मेरे से नहीं होगी, ये पाजी के कोई ना कोई एक सॉन्ग की एक कोई लाइन्स। इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे या कौन सा गाना। जो मैंने रिसेंटली किया था गाना, मेरी वाइफ के साथ ही था। होए आउंदे जांदे रहिंदे ओदे ही ख्याल कातों, लोकी पुछदे ने मैनू ही सवाल कातों, ओदे पता नहीं ओ मेरे बुरे हाल कातों, हो माड़ी किस्मत मेरी बुने जाल कातों, गल्लां ओदे कदे समझ च आउंदियां ना, अखां रोंदियां ने मेरियां क्यों चाहुंदियां ना, सुत्ते होणे ओह नींदां मैनू आउंदियां ना, ओ सुत्ते होणे ओह नींदां मैनू आउंदियां ना। बस थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ज़रूर। गाना मैंने गाया था, मैंने रील पे डाला भी था। एक्चुअली मेरा टेस्ट, ऑब्वियसली मेरी टोन पंजाबी आती, तो मेरा ऐसे होता है कहीं हो बैठी किते बद्दलां तो दूर होनी है, मेरे वांगू हो भी मजबूर होनी है, सुनदी तां गल भी ज़रूर होनी है, सुनदी तां गल भी ज़रूर होनी है, पाक सी ओ खुल्लियां फिजावां विच जी, काश किते मिल जावे रावां विच जी, रब सी ओ मेरियां निगाहां विच जी, बनी किसे चन्न दी भी हूर होनी है, बैठी किते बद्दलां तो दूर होनी है। ठीक है जी। थैंक यू सो मच भाजी, थैंक यू सो मच। आज तो दिन बन गया हमारा।